नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं पुणे मेट्रो से, जहां पर दोस्तों हमारी यूनियन कैबिनेट के द्वारा पुणे मेट्रो के फेज 2 को अप्रूवल दे दी गई है और यहाँ पर अभी 2 नए कॉरिडोर्स और बनाए जाएंगे। दोस्तों बेसिकली पुणे मेट्रो की एग्जिस्टिंग वनाज रामवाड़ी मेट्रो लाइन को यहाँ पर एक्सपांड करने की बात की गई है दोनों साइड पर। वनाज साइड पर इसको चांदनी चौक तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। 1.12 किलोमीटर का नया कॉरिडोर यहाँ पर बनाया जाएगा 2 मेट्रो स्टेशन के साथ में। दूसरे साइड पर इसको रामवाड़ी से वाघोली तक एक्सटेंड किया जाएगा। 11.63 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और यहाँ पर 11 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। विमान नगर, खराड़ी बाईपास, वाघोली और विठलवाड़ी जैसे जो प्लेसेस हैं वो यहाँ पर कनेक्ट हो पाएंगी। 3626.24 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च किए जाएंगे और अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो अगले 4 सालों के अंदर अंदर ये दोनों के दोनों कॉरिडोर्स तैयार हो जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों नोएडा फिल्म सिटी का फाइनली ग्राउंड वर्क स्टार्ट हो गया है, क्योंकि इसको लेकर यूपी के सीएम के द्वारा फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। दोस्तों नोएडा फिल्म सिटी को लेकर कई सारी डिफिकल्टीज यहाँ पर हमें देखने को मिली थी, लेकिन अब फाइनली वो सब क्लियर हो चुकी हैं और इसके पहले फेज को लेकर फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया है। पहला फेज 230 एकर्स के एरिया में फैला होगा, जहाँ पर 13 से 14 साउंड स्टेजेस, एक फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट, परमानेंट आउटडोर सेट्स, अंडर वाटर शूटिंग स्टूडियोज, एक कन्वेंशन सेंटर और एक म्यूजियम भी तैयार किया जाएगा। सेक्टर 21 में फिल्म सिटी बनकर तैयार हो रही है, जिसके पहले फेज के ऊपर 900 से लेकर 1500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और बेव्यू कंपनी के द्वारा इसको बनाया जाएगा। ओवरऑल कह सकते हैं कि अगले 2 सालों के अंदर अंदर ये पहला फेज तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट गोरखपुर एयरपोर्ट से है, जहाँ पर दोस्तों फाइनली एयरपोर्ट के एक्सपेंशन को लेकर काम आगे बढ़ रहा है और अभी इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हमारी इंडियन एयरफोर्स और यूपी सरकार के बीच में MOU साइन हो गया है। दोस्तों गोरखपुर एयरपोर्ट अभी एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, जहाँ से हमारी इंडियन एयरफोर्स भी ऑपरेट करती है। जब से यहाँ पर एक नई टर्मिनल बिल्डिंग ओपन की गई थी, जो कि 2017 के आसपास ओपन हुई थी, तब से यहाँ पर पैसेंजर ट्रैफिक लगातार ग्रो होता गया है और इसके चलते अभी गोरखपुर एयरपोर्ट यूपी का 3rd बिजीएस्ट एयरपोर्ट बन चुका है और यही मेन कारण है कि अब इसको एक्सपांड किया जाएगा। 42 एकड़ के एरिया में एक नई टर्मिनल बिल्डिंग यहाँ पर बनकर तैयार होगी और ये जमीन अभी इंडियन एयरफोर्स के पास में है, जो वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हैंड ओवर कर देंगे। इसके अलावा एडवांस नेविगेशन सिस्टम्स भी यहाँ पर लगाए जाएंगे एयरपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए। 900 करोड़ रुपये के आसपास यहाँ पर खर्च किए जाएंगे और क्योंकि एग्रीमेंट साइन हो गए हैं तो उम्मीद है कि जल्द यहाँ पर काम भी स्टार्ट होगा। अगली दोस्तों अपडेट बेंगलोर से है, जहाँ पर दोस्तों कर्नाटक सरकार के द्वारा बेंगलोर स्काई डेक को लेकर लोकेशन फाइनलाइज कर दी गई है और अब ये स्काई डेक कोमाघट्टा लोकेलिटी में बनकर तैयार होगा। दोस्तों स्काई डेक काफी यूनिक और कर्नाटक के डिप्टी सीएम का पेट प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर कई सारी लोकेशन को एक्सप्लोर किया गया था और फाइनली अब उसमें से जाकर कोमाघट्टा को फाइनलाइज किया गया है। 250 मीटर के आसपास इसकी हाइट होगी, जहाँ पर 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू देने वाला एक ऑब्जर्वेशन डेक, शॉपिंग और रिटेल कॉम्प्लेक्सेस, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, एंटरटेनमेंट जोन्स, VIP लॉन्जेस और इसी तरह की कई सारी और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज बनकर तैयार होंगी। 500 करोड़ रुपये के आसपास यहाँ पर खर्च किए जाएंगे और अभी यहाँ पर लोकेशन तो फाइनलाइज की ही गई है, साथ साथ कर्नाटक सरकार के द्वारा यहाँ पर लैंड एक्विजिशन भी अप्रूव कर दिया गया है। टेंडरिंग काम स्टार्ट करने के लिए भी यहाँ पर कहा गया है। एक बार जब ये तैयार हो जाता है तो ये बेंगलोर के लिए एक सिग्नेचर लैंडमार्क बनेगा। अगली दोस्तों अपडेट वाटरवेज को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मल्टीपल वाटरवेज प्रोजेक्ट को देश के अंदर अप्रूव किया गया है और इसके थ्रू देश में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन और इम्प्रूव होगा। दोस्तों अगर मैं डिटेल में बताऊं तो असम के सिलघाट, विश्वनाथ घाट और गुलजन में 3 लोकेशंस पर टूरिस्ट कम कार्गो जेटीज बनाई जाएंगी, जिनका इस्तेमाल टूरिस्ट और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाएगा। डिब्रूगढ़ में एक रीजनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस भी अप्रूव किया गया है स्किलिंग, रिसर्च और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। 5396 पर्सन को ट्रेन करने की यहाँ पर कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी। इसके अलावा पटना में एक शिप रिपेयर फैसिलिटी को लेकर डीपीआर प्रिपरेशन को भी अप्रूवल दी गई है, जिसको पटना में गंगा रिवर के ऊपर सेटअप किया जाएगा। वेस्ट बंगाल के बालागढ़ में एक पोर्ट गेट सिस्टम भी अप्रूव किया गया है और ओवरऑल कह सकते हैं कि सबके ऊपर अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर काम स्टार्ट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए एक और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर अप्रूव कर दिया गया है और इसे अगेन गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में ही बनाया जाएगा। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यूपी का वन ऑफ द बिगेस्ट होगा, जो स्पेसिफिकली येडा के सेक्टर 10 में बनकर तैयार होना है। 206 एकड़ के एरिया में फैला होगा, जहाँ पर बेसिक कम्युनिटीज क्रिएट करने के लिए 417 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको अप्रूवल दी गई है तो कुछ फंड यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, जबकि कुछ फंड यहाँ पर यूपी सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटिंग हार्डवेयर और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा और उनको ही नोडल एजेंसी यहाँ पर बनाया गया है। उनको उम्मीद है कि 2500 करोड़ रुपये के आसपास तक ये इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर पाएगा और 15,000 के आसपास जॉब इसके थ्रू जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट एविएशन को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों फ्रेंच एरोस्पेस जेट सैफरन ने डिसाइड किया कि वो भारत के अंदर एक MRO बेस सेटअप करेंगे
और इसके लिए तेलंगाना की कैपिटल सिटी हैदराबाद को चुना गया है। दोस्तों बेसिकली ये फैसिलिटी राफेल जेट्स के इंजन की सर्विसिंग के लिए होगी, जहां पर M88 इंजन की सर्विसिंग की जाएगी। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि M88 इंजन वही इंजन है जिनका इस्तेमाल राफेल जेट्स में किया गया है, और क्योंकि सैफरन के द्वारा इनको मैन्युफैक्चर किया गया था डसो एविएशन के लिए, तो MRO का काम यहाँ पर सैफरन के द्वारा ही किया जाएगा। अभी अनाउंसमेंट तो कर दी गई है, देखते हैं कि कब तक ये फैसिलिटी बनकर तैयार हो पाती है। अगली दोस्तों अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक नया हाईवे बनाने जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, और इसको लेकर अभी टेंडर फ्रॉड कर दिए गए हैं। दोस्तों ये बेसिकली ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे होगा, जिसको एक्सप्रेसवे की फॉर्म में ही बनाया जाएगा, जो उज्जैन को जावरा से कनेक्ट करेगा। 4 लेन के इस हाईवे की लेंथ 98.73 किलोमीटर की होगी, जो उज्जैन को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा, क्योंकि जावरा में हाईवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। ओवरऑल इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर 2418.87 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अभी ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो चुका है, टेंडरिंग काम अब स्टार्ट हो गया है। होपफुली अगले 2 सालों के अंदर अंदर ये पूरा हाईवे भी बनकर तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा अमरावती कैपिटल सिटी के लिए और लैंड अप्रूव कर दी गई है, और अब इसके एक्सपेंशन को लेकर 44,000 एकड़ ऑफ और लैंड एक्वायर की जाएगी। दोस्तों अमरावती की ऑलरेडी 30,000 एकड़ से ऊपर की लैंड एक्वायर की जा रही है, और अब उसमें 44,000 एकड़ ऑफ एडिशनल लैंड ऐड की जाएगी। इसका सिंपली एक ही कारण है कि आंध्र प्रदेश सरकार को अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट को लेकर अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। हालांकि अब लोग जो लैंड एक्वायर कर ली है, सबसे पहले उसी के ऊपर काम होगा। ये एडिशनल लैंड इसके फेज 2 के लिए रिजर्व रखी जाएगी। अगर फेज 1 बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है तो फेज 2 में यहाँ पर काम किया जाएगा। देखते हैं कि कैसे इसको डेवलप कर पाते हैं। अगली दोस्त अपडेट इंडियन आईटी एजेंट TCS से है, जो वेस्ट बंगाल के अंदर उनका एक नया IT कैंपस सेटअप करने जा रहे हैं, और इसके लिए उनको न्यू टाउन कोलकाता डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से अप्रूवल मिल गई है। दोस्तों बेसिकली इनका एक कैंपस न्यू टाउन के सिलिकॉन वैली में बनकर तैयार होगा, जहाँ पर उनका एक कैंपस ऑलरेडी ऑपरेशनल है, उसके बिल्कुल आसपास ही बनकर तैयार होना है। 2 फेज में इसको तैयार किया जाएगा। पहले फेज में TCS के द्वारा 9 लाख स्क्वायर फीट की ऑफिस स्पेस यहाँ पर बिल्ड की जाएगी, जिसके लिए 11 स्टोरी का टावर तैयार किया जाएगा। 5,000 के आसपास जॉब्स यहाँ पर जनरेट होंगी। दूसरा फेज पहले फेज के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि 15 लाख स्क्वायर फीट ऑफ लैंड यहाँ पर ऐड की जाएगी, जिसके चलते 20,000 के आसपास जॉब जनरेट हो पाएंगी। इन्वेस्टमेंट तो भी क्लियर नहीं है कि कितनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन बताया गया है कि TCS का ये IT कैंपस उनके 4500 करोड़ रुपीज़ के बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान का हिस्सा होगा, जिसके अंतर्गत वो वेस्ट बंगाल समेत देश के कई सारे और एरियाज में उनके कैंपस को एक्सपांड करने में लगे हुए हैं। अगली दोस्तों अपडेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों भारत के अंदर FDI अब धीरे धीरे रिबाउंड करती हुई दिखाई दे रही है, और अभी RBI के अकॉर्डिंग अप्रैल महीने में FDI ने ऑलमोस्ट 39 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों कोविड के बाद हमारे देश में FDI में एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिला था। लगातार हर साल FDI में थोड़ी थोड़ी कमी आती जा रही थी, लेकिन पिछले साल दोबारा से रिबाउंड कर गई थी, और $81 बिलियन से ऊपर की ग्रोथ FDI में देखने को मिली थी। और अभी ये मोमेंटम आगे की ओर कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि अप्रैल में हमको $8.8 बिलियन की FDI मिली है, जो कि पिछले 39 मंथ्स में हाईएस्ट है मंथली बेसिस पर। ईयरली बेसिस पर भी यहाँ पर 22% का हमें ग्रोथ देखने को मिला है, क्योंकि अप्रैल 2024 में हमें $7.2 बिलियन की FDI देखने को मिली थी। इसका दोस्तों एक अच्छी बात ये भी है कि अप्रैल में जो हमें FDI देखने को मिली है, उसमें से आधी FDI मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में आई है। आज से आखिरी अपडेट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों हमारे देश में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग और स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स लगातार ग्रो होते जा रहे हैं। और अभी ऐसा बताया गया है कि मई महीने में ये $3 बिलियन को अगेन क्रॉस कर चुके हैं। दोस्तों हमारे स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स में पिछले 2-3 महीनों में एकदम से काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिला है। अप्रैल में 3.1 बिलियन के रिकॉर्ड किए गए थे, और अब मई में भी $3 बिलियन से ऊपर के रिकॉर्ड किए गए हैं। एक्जैक्टली 3.09 बिलियन का यहाँ पर एक्सपोर्ट किए गए हैं। लगातार 2 महीनों से हमारे देश में स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स $3 बिलियन को क्रॉस कर रहे हैं। मई में अगर आप ईयरली बेसिस पर देखें तो 74% का बड़ा ग्रोथ हमें देखने को मिला है, क्योंकि मई 2025 में 3.09 बिलियन पर है, क्योंकि मई 2024 में ये 1.78 बिलियन पर थे। और हर बार की तरह यहाँ पर आईफोन ही मेन यहाँ पर कंट्रीब्यूटर रहे हैं, जहाँ पर फॉक्सकॉन के द्वारा सबसे आईफोन्स एक्सपोर्ट किए गए हैं। होपफुली यहाँ पर हमें जो मोमेंटम देखने को मिला है, इसको हम आगे की ओर और कंटिन्यू रख पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ के अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।